स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी बेस्ड स्टडी में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जनरली केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है ताकि उसके सारे एलिमेंट्स हमें विजुअल हो जाते हैं और हम उनके एटॉम्स के साथ में उनको समझ पाते हैं और देख पाते हैं। जनरली किसी भी केमिकल इक्वेशन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपाउंड्स और सब्सटेंसेज होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं और एरो के राइट हैंड साइड में यानी कि आरएचएस में जो सब्सटेंसेज होंगे उनको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, जैसे मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं, यानी मैग्नीशियम को जलाना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। आप जरा ध्यान से देखिए, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम Mg+O2 है, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और राइट हैंड साइड में MgO है, तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा। हमें क्या चेक करना रहेगा कि अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड, अगर इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को टेस्ट चेक करें और उनको कंपेयर करें राइट हैंड साइड में इस MgO के एटम्स से, तो हम पाएंगे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर कंडीशन ऐसा रहता कि दोनों तरफ बैलेंस होता, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तब ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता। जनरली कई सारे केमिकल इक्वेशन स्टार्टिंग में अनबैलेंस्ड नेचर में ही होते हैं और हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के समय हमें बस इतना याद रखना है कि हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। जैसे यहाँ पे Mg और O2 का रिएक्शन हो रहा है और MgO बन रहा है, तो हम यहाँ पे Mg इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 2 नहीं डाल सकते हैं, ये गलत मैटर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, क्या स्टेप्स होगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें Fe प्लस H2O रिएक्ट कर रहे हैं और Fe3O4 प्लस H2 बन रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में आप क्लियरली देखेंगे कि Fe जो है LHS में, यानी कि राइट हैंड साइड में जो Fe है वो हमारा उसका एटम 1 है, जबकि RHS में जो Fe है यानी फेरस, उसका एटम हमारा 3 है। तो ये हमारा बैलेंस नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि डू नॉट चेंज इनसाइड एनीथिंग इनसाइड दिस बॉक्स। हमने एक इमेजिनरी बॉक्स बना लिया, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर को शो अप करता है, तो इस बॉक्स के अंदर में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। सेकेंड स्टेप है मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनके एटम का हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया Fe जब आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड में उसका एक एटम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी मेंशन अगर नहीं रहता है इसका मतलब वहाँ पे एक एटम आपका हाइड रहता है। वैसे ही हाइड्रोजन का देखिए, यहाँ पे 2 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन का कितना होगा बताइए, एक एटम होगा। वैसे ही अगर हम Fe का बात करें, RHS साइड में 3 एटम है, मेंशन ही है। ऑक्सीजन 4 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स। तो इसका हम एक लिस्ट बना लेते हैं इस तरीके का। अब उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे तीसरे स्टेप का, उसमें है कि स्टार्ट बैलेंसिंग विथ द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले देखिए, अभी हम लोग लास्ट जो अभी एग्जांपल अभी हमने देखा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास में है, Fe3O4। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा इसके किसी एक एलिमेंट से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। और साथ ही साथ ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट लास्ट। कोशिश कीजिए कि अगर ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में ही हम टैकल करें, ताकि ये हमें इक्वेट करने में मदद करेगा। स्टेप 4, बिगिन विथ अ सिंगल एलिमेंट एंड यूज कोएफिशिएंट्स टू बैलेंस देम। अब देखिए, एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स का यूज करना चाहिए। जैसे हमने पहले ही बताया, ये बॉक्स के अंदर में तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोएफिशिएंट्स मतलब इस जगह पे, जैसे Fe के साइड में, H2O के साइड में, तो ये है हमारा कोएफिशिएंट का जगह। और हमें कोएफिशिएंट्स में कोई नंबर अगर हम डालते हैं तो
वो पूरे पूरे सब्सटेंस के उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सबके लिए अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने Fe3O4 अगर यहाँ पे 2 लिख दिया सपोज, तो यहाँ पे Fe के पहले से कितने एटम है, 3 एटम थे। हमने अगर कोफिशिएंट्स में 2 लिखा तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये इसके टोटल 6 हो जाएंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। तो आइए फिर से हम लोग सबसे पहले हम लोग एटम्स को ले लेते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं। तो इस टेबल में एफी एफी का रिएक्टेंट साइड में एक ही एटम है, ये देखिए, जबकि प्रोडक्ट साइड में हमारे पास में 3 एटम्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस Fe में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3, तो अब आप देखिए ये 1 इंटू 3 हमारे पास में हो जाएंगे, 3 इधर भी LHS में भी और 3 RHS में भी। तो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे आयरन के पास में। तो चलिए इसको दे देते हैं, Fe का स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो अब आप देखिए रिएक्टेंट साइड में Fe3, प्रोडक्ट साइड में भी Fe का 3 हो गया। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन को। देखिए ये अभी इधर भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, जबकि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 4 है। तो हम क्या करेंगे बताइए, हम इस 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे O जो है H2 के साथ में कंबाइंड है, तो अगर यहाँ पे हम कोएफिशिएंट में लिखते हैं 4, तो ये हाइड्रोजन का एटम भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 2 इंटू 4। अब आप देख, जैसे ही हमने 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हो गए, आप जरा बता सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 4 जा 8। और अब RHS में हम अगर देखें प्रोडक्ट साइड, तो हाइड्रोजन हमारे पास में है 2, तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तब जाकर दोनों तरफ हमारा 8 8 हो पाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट भी मैं प्लेस कर देता हूँ 4। अब आप जरा कंपेयर कीजिए, Fe कितने हैं LHS में, आप देखिए Fe 3 एटम्स। वैसे ही आप RHS में भी हमारा Fe3 हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम 1 छिपा हुआ है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया रिएक्टेंट साइड में, और 4 है प्रोडक्ट साइड में। सिमिलरली हाइड्रोजन 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 है हमारा 8 हो जाएगा, और इधर हाइड्रोजन भी 8 एटम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये रिएक्शन आपको दिया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए कि हमें इस केमिकल रिएक्शन को पहले तो केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें इसको सबसे सिंपलेस्ट सिंपल सिंबल्स के साथ में हमें इसको नोट करना पड़े। तो कैल्शियम, आपको पता होगा कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आपने 9th में पढ़ा है, याद कीजिए, हाइड्रोक्साइड OH होता था, इसकी वैलेंसी होती थी 1। तो इस OH के साइड में हम लिखेंगे 2, इस कैल्शियम की वैलेंसी, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी यहाँ पे, यानी कि CaOH ट्वाइस। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली हम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का लिखेंगे, हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये बन जाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली वैसे ही कैल्शियम की वैलेंसी 2 और कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी भी होती है 2। तो जब दोनों इक्वल होते हैं तो ये दोनों एलिमेंट के एक दूसरे के साइड में हम इसको नहीं लिखते हैं। जैसे कैल्शियम की अगर 2 वैलेंसी है तो वो कार्बोनेट के साइड में भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका भी 2 ही है। प्लस ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है, हम लोग बस इससे आगे देखने जा रहे हैं इसको बैलेंस करने के बाद में। देखिए ये बैलेंस है या नहीं है, तो शुरू करते हैं। चलो मैं थोड़ा इस फॉर्म में लिख देता हूँ। अब आप देखिए इसमें रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम हमारा एक ही एटम है, और
इधर प्रोडक्ट साइड में भी कैल्शियम का एक है। ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, हमने लिस्ट जो बनाया है उस लिस्ट में भी हम इसको एंट्री करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर 2 है, यानी कि 2+2 मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने मेंशन किया है। और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी 3+1, इधर भी 4 इधर भी 4। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन 2 एटम्स है इधर, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो ये भी इक्वल हो गया। कार्बन रिएक्टेंट साइड में एक एटम, और कार्बन इस कार्बोनेट का यहाँ भी एक एटम। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन से जब आप केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्टली आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाता है। फिर हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, सोडियम को वाटर के साथ में हम अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है। हम सभी को पता है इसका सोडियम का Na प्लस वाटर H2O, जब ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा Na सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी होती है 1, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, प्लस हाइड्रोजन H2। तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोडियम की वैलेंसी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एक है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स, माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात कर रहा था। नंबर ऑफ एटम्स एक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे हाइड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 1+2। आप देख रहे होंगे यहाँ पे NaOH में 1 और यहाँ हाइड्रोजन H2 में 2। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारे पास में एक है इधर, दोनों तरफ जनरली एक है। तो जनरली इसमें हाइड्रोजन का नंबर इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारे पास में है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आइए इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम अगर इस 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो हमारा प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हो जाएगा टोटल 4। और सिमिलरली इस रिएक्टेंट साइड को भी हम 4 बना सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 2, ये भी हमारा हो जाएगा 4। तो हम चलिए करते क्या है, इस 2 को पहले लेकर के आते हैं। यहाँ NaOH के साथ में ये एक वैलेंसी थी हाइड्रोजन की, एक एटम था सॉरी हाइड्रोजन का, और यहाँ पे हमने डाला 2। अब आप बताइए जरा सोडियम के एटम्स कितने हो गए। सोडियम का एटम भी ये 2 कर देगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे एक एटम है, और ये मल्टीप्लाई करके देखिए इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम भी हमारा 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो पहले एक था, ये भी हमारा मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम टाइम इस इस Na को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी दोनों तरफ इक्वल हो पाएंगे। और हाइड ऑक्सीजन को भी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी ये इक्वल हो पाएंगे। तो चलिए कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन जहाँ पे था हमने 2 कोफिशिएंट डाल दिया। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी हमें 2 डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 इंटू 2 4 हुआ, और ऑक्सीजन का भी 2 इंटू 1, यानी कि ये देखिए यहाँ हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, ये भी 2 हो गया। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इक्वल हो गए। अब यहाँ पे सोडियम प्रोडक्ट साइड में है 2, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी हमें डालना पड़ेगा कोएफिशिएंट में 2। तो अब आप देखिए ये हमारे पास में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, जिसमें हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 4 एटम्स है, सोडियम के भी 2 2 एटम्स है, और ऑक्सीजन के भी 2 2 एटम्स है। तो इस तरीके से हमने एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। चलिए फिर एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्ट करा करके अमोनिया बनाया जाता है। तो इसको अगर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो सिंबॉलिकली हम नाइट्रोजन को लिखते हैं N, और ये चूंकि गैसियस सब्सटेंस है, नॉन मेटल है, और तो ये N2 बाईवेलेंट है, ये N2 एट ए टाइम एक जगह फ्रीली में हमें मिलता है। सिमिलरली हाइड्रोजन का हो जाएगा H2, तो N2 प्लस H2 मिला करके हमें बनाना है अमोनिया NH3।
देखिए ये क्लियरली ये भी बैलेंस इक्वेशन हमारा नहीं है। तो इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो देखते हैं। अब हमने लिखा N2+H2 NH3, इसका टेबल बनाते हैं। इसमें नाइट्रोजन के एटम्स हो जाएंगे 2 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 1। वैसे ही हाइड्रोजन का हमारा एटम रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो हम कैसे इक्वल कर सकते हैं जरा ध्यान से देखिए। पहले हम नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन में अगर हम प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो ये दोनों इक्वल हो सकता है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने डाला 2। सिमिलरली जैसे ही हमने 2 डाला तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा जरा सोचिए। पहले से 3 यहाँ पे मेंशन है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाता है। तो हमें इधर भी वही इक्वल करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी नाइट्रोजन इक्वल है, हाइड्रोजन में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 3 कर दें तो हमारा ये भी 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन से पहले हम लगा लेते हैं 3। अब जरा देखिए ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो आप समझ गए होंगे और शायद आपको भी अब बैलेंसिंग करना आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये बनता है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। हम सबको पता है जिंक, जिंक का सिंबल है हमारा Zn प्लस, अब बात करें सिल्वर, सिल्वर यानी कि Ag, और इसकी वैलेंसी हमने पहले ही याद किया है Ag सिल्वर, इसकी वैलेंसी 1 होता है। और नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 को बोलते हैं और इस NO3 की वैलेंसी एज ए होल 1 ही होता है। तो AgNO3, फिर एरो डालेंगे। जिंक नाइट्रेट, जिंक की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट का हमने अभी बताया नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। तो जिंक की वैलेंसी लिखेंगे हम नाइट्रोजन के सब्फिक्स में यहाँ पे, जबकि नाइट्रेट की वैलेंसी 1 जो है Zn के साइड में लिखना है, जो कि हम 1 को जनरली नहीं लिखते हैं। प्लस आपका सिल्वर, सिल्वर यानी कि Ag। इस तरीके से हमारा ये केमिकल इक्वेशन होता है और ये केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हम लोग बनाते हैं फिर से टेबल। Zn रिएक्टेंट साइड में एक ही उसके एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है, यह ऑलरेडी इक्वल है। Ag सिल्वर का रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में भी सिल्वर हमारा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इसका 1 ही है, तो हम इसको भी 1 मार्किंग कर लेते हैं। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में NO3 की जो नाइट्रेट था वहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, जबकि हम बात करें प्रोडक्ट साइड में तो नाइट्रोजन तो ये एक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है 1 इंटू 2, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास में 2। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात कीजिए तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 3 एटम है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 3 इंटू 2, ये देखिए ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे, 6 एटम्स हो जाएंगे। तो हमें इसको बैलेंस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने बताया कि ऑक्सीजन को तो स्टार्टिंग करेंगे नहीं, हम देखेंगे कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो बैलेंस नहीं है। तो इसमें हमारा नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन दोनों तरफ इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इंटू 2 कर दें नाइट्रोजन का, कहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे सर्च कीजिए सिल्वर नाइट्रेट में आपका नाइट्रोजन है। तो 2 करना मतलब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट में 2 को डाल देते हैं। कोएफिशिएंट में 2 डालने के बाद में ये सिल्वर के एटम्स को भी 2 बना देगा, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिए अपने टेबल में, इंटू 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो पहले 3 था इसको भी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2। अब आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही 2 हमने डाला, 2 डालने के बाद में हमारा ऑक्सीजन दोनों तरफ 6 हो गया, ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो ही गया। अब सिल्वर की बात करते हैं, Ag यहाँ पे 1 इंटू 2, ये 2 हो गया, जबकि प्रोडक्ट साइड में हमारा अभी एक ही एटम है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में Ag यहाँ पे है, हम यहाँ पे सिंपली 2 लिख देंगे। तो अब बताइए ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हमने इस ये केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। ये बनता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। सिमिलरली हम इसके फर्स्ट इसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का BaCl2, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी होती है हमारा 1 और बेरियम की वैलेंसी होती है 2,
तो एक दूसरे के जगह को ये चेंज कर लेता है जब हम बैलेंसेज को लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2। वैसे ही पोटेशियम सल्फेट सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी होती है 2, और पोटेशियम पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1। तो SO4 के साइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि इस सल्फेट की वैलेंसी को हम पोटेशियम यानी कि K के साइड में लिखते हैं। वैसे ही बेरियम सल्फेट दोनों का 2 होता है, तो इसलिए हम उसको मेंशन नहीं करते हैं। और पोटेशियम क्लोराइड KCl, यानी क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, पोटेशियम की वैलेंसी 1। चलिए टेबल बना लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने के लिए। तो बेरियम का रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड में बेरियम के पास में भी एक ही है, ये इक्वल ही है। क्लोरीन क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में देखिए बेरियम क्लोराइड में है, यहाँ पे 2 एटम्स, और एटम इसके प्रोडक्ट में बात करें तो इसका 1 है। पोटेशियम का 2 है K2SO4 में, और इसके प्रोडक्ट साइड में 1। सल्फेट में सल्फर का 1 है, दोनों तरफ 1 1 ही है, और ऑक्सीजन दोनों का 4 4 ही है, सल्फेट का ही SO4 SO4। तो क्या इक्वल नहीं है? तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में क्लोरीन और पोटेशियम इक्वल नहीं है। क्लोरीन के इधर 2 है, जबकि यहाँ पे 1 है। वैसे ही पोटेशियम का भी 2 है और इसका 1 है, बाकी सभी इक्वल है। तो इन दोनों में से किसी को भी आप लेकर के शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन को प्रोडक्ट साइड में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो दोनों तरफ ये इक्वल हो जाएगा। तो क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में है हमारा KCl में, पोटेशियम क्लोराइड में। तो चलिए यहाँ पे इसको हमने लिखा 2। जैसे ही ये 2 लिखा, तो पोटेशियम के साथ में भी ये जुड़ा हुआ है, तो पोटेशियम में भी 2 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कर लेते हैं, इसको 2 किया। अब ध्यान से देखिए, ऑलरेडी पोटेशियम भी हमारा इक्वल एक ही साथ में हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको काफ़ी सिंपल वे में बहुत अच्छे तरीके से हम बैलेंस कर। तो फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट अब अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब आप अच्छे से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस खुद से कर सकते हैं। एक एग्जांपल लास्ट में और ले लेते हैं और देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कराया जाए, तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। फ्रेंड्स, वैसे तो ये इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, फिर भी अगर आप इसमें इसको अगर डिफिकल्ट समझ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सारे जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंसीज पता होना चाहिए, ताकि आप उसका फॉर्मूला, उसका स्केलेटल फॉर्म में उसको लिख सकें। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो, या आपको फार्मूलाज वगैरह नहीं याद है, तो आप प्लीज़ हमारे दूसरे वीडियोज को देख सकते हैं, या आप क्लास 9th के बुक को रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको पूरे बोल्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। एल्यूमिनियम सल्फेट, आप देख रहे होंगे Al2SO4 3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। इसको मैं एलिमेंट को सारे एलिमेंट्स का मैं टेबल बना लेता हूँ। एल्यूमिनियम, इसके 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम हो गया। सिमिलरली सल्फेट, यहाँ पे मैंने सल्फेट को एट ए टाइम पूरे को, सल्फर ऑक्सीजन को एक साथ लिखा है। मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि ऐसा करने से हमें सल्फर और ऑक्सीजन को पार्शियलिटी अलग अलग जगहों पे नहीं लिखना पड़ता है, और इससे बैलेंसिंग करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो प्लीज़ आप भी ऐसा कर सकते हैं। और सल्फेट का यहाँ पे 3 मैं एज ए होल एटम सब इसको एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए। सिमिलरली आप अगर प्रोडक्ट साइड में देखिए, तो सल्फेट का बताइए कितना है? हाँ, इसका यहाँ पे 1 ही छिपा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। सिमिलरली OH हाइड्रोक्साइड के 2, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का देखिए आप 3 है, दिस साइड प्रोडक्ट साइड। कैल्शियम के 1 एटम हुए, और कैल्शियम के प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम हुए। तो जब हमें इसे बैलेंस करना हो, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स, इसमें जो भी सब्सटेंस आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लगे उसको ले लीजिए, सबसे ज़्यादा एटम्स जिसमें हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट को। एल्यूमिनियम सल्फेट में से किसी भी एक एलिमेंट को आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को चूज करता हूँ। अब देखिए, एल्यूमिनियम का एटम यहाँ पे 2 है। अगर इसे इक्वल करना हो, तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें इंटू 2 करना पड़ेगा। अब देखिए, प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम के साथ कौन है? OH है। मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट पे 2 तो डाल दिया, लेकिन OH के पास में ऑलरेडी 3 एटम्स थे, तो ये मल्टीप्लाई होकर के हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 हो गया, ये 6 हो गया। इसको अगर इक्वल करना है, तो रिएक्टेंट साइड में भी OH के साथ में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6। तो चलिए हम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही कैल्शियम भी के भी 3, ये बढ़ के हो जाएगा 3 एटम। अभी हमारा कैल्शियम इधर कितना है? इधर कैल्शियम तो 1 ही था,
तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वल हो पाएगा। हमने इसको 3 से कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे 3 डाला तो सल्फेट SO4 के पास, जिसके पास 1 था, वो 1 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 यानी कि 3। तो ये भी दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब आप देखिए पूरे तरीके से ये टोटल, ये पूरा बैलेंस हो गया ये केमिकल इक्वेशन। तो ये काफ़ी आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता रहे, और हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।